इतने बड़े लेवल पर व्यापक गड़बड़ियां इन्होंने किया है, जो 1000, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट, कई हज़ारों से इसके डिफरेंसेस से वोट सीट को कन्वर्ट कराने में प्रमुख योगदान दिया है। हमेशा ईवीएम पर, हमेशा वकीलों पर, हमेशा भारत देश के अपोजिशन पर उनका क्या प्रधानमंत्री हो आप, आपसे प्रश्न तो करेंगे ही हम। पूरा मीडिया में प्रोपोगंडा चलाया गया 400 पार, 400 पार, आप तो 450 पा रहे हैं, अगली बार आप 543 पा जाएंगी। ये किसी ने भी इलेक्शन कमीशन ने लिया इन पर कोई संज्ञान। ईवीएम की लड़ाई तब तक नहीं बंद होगी जब तक आपकी बैलेट पर्ची जो निकलती है वो कैंडिडेट को दी जाए और वो बैलेट बॉक्स में डाली जाए और उसके साथ में वो सारी चीज़ों की काउंटिंग करवाई जाए। ये होके रहेगा कि 8,77,23,000 टोटल वोट पड़ रही है। आप बताइए कि 8,76,75,000 वोट कैसे निकल के आ रही है। आप बताइए जो डिफरेंसेस है 47,000 का, वो 47,000 समथिंग का, वो कैसे आ रहा है आप बताइए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान ईवीएम और 17C के मुद्दे जो है बहुत चर्चित रहे और इसी मामले में हमारे साथ बातचीत करेंगे जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मिश्रा। आपको सीधे सीधे सर बता दूं, आपने भी 17C फॉर्म को लेकर, ईवीएम को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, याचिकाएं डाली, आप केस भी लड़े। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ईवीएम के बारे में बोला, देश को विदेशों में बदनाम किया, ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगी। आप भी उनमें से एक आते हैं, क्या कहना है आपका? मोदी जी ने जो बोला है, कम से कम उनको यह सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ उनके कान तक गूंजी और कान तक पहुंची। मुझे लगता है इसके साथ में इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट तक आया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं सुन रहा था, कुछ भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम नहीं दे रहा था, भारत के लोकतंत्र की जनता को 140 करोड़ जो वोटर है उनको वो टाइम नहीं दे रहा था, कम से कम उसको भी आना पड़ा। अब इसके साथ मैं आना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन में हमेशा गड़बड़ी रही, पहले भी थी और आज भी है। पर सबूत कहाँ है? आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सबूत दीजिए, सबूतों से बात कीजिए। मैं इतना बड़ा सबूत देने जा रहा हूँ आपके साथ में कि जैसे यूपी है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे मध्य प्रदेश है, ऐसे तमाम राज्यों में, विभिन्न राज्यों में इतने बड़े लेवल पर व्यापक गड़बड़ियाँ इन्होंने किया है, जो 1000, 50 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट, कई हज़ारों से इसके डिफरेंसेस से वोट सीट को कन्वर्ट कराने में प्रमुख योगदान दिया है। पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की लगभग 10 से 15 सीटें ऐसी फंसी जो हज़ारों के या 100 के आसपास के, मतलब 100 डिजिट्स में उसके बारे न्यारे हो सकते थे, जिसमें आपको पूरे यूपी में जो टोटल्स लोकसभा में वोट पड़ी वो 8,77,00,000, उसके साथ में थी 23,000। ठीक, अब उसमें इतना टोटल वोट कॉस्ट हो रही है। अब इसका वोट का जो डेटा आ रहा है, यानी जो इंश्योर की गई है, 8,76,75,000 का है। अब ये जो 47 लाख राउंड फिगर पूरा टोटल में मान लो 48 लाख के आसपास, 48,000 के आसपास का पूरा डेटा है। 48,000 का जो डेटा टोटल आ रहा है डिफरेंसेस, जब ईवीएम एक कैलकुलेटर मशीन है तो ये कहाँ डेटा चला गया? ये बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया गया या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जीत रही थी, इंडिया अलायंस के लोग जीत रहे थे, उनकी वोट को यहाँ पर लगा कि यह सीटें निकल सकती हैं तो उस वोटों को डिलीट कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। ये सब इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के लोगों के द्वारा, डीएम के द्वारा यह कराया जाने वाला, ये क्योंकि ईवीएम जो रेगुलराइज होती है, जो इलेक्शन कमीशन का जो कंट्रोल यूनिट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम होता है, नीचे विधानसभा लेवल पर एसडीएम होता है और नीचे लेवल पर जाते हैं तो पोलिंग में प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे लोगों के माध्यम से होती है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह बोला है कि ईवीएम के माध्यम से भारत देश में वकीलों ने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में बार बार दलीलें रखी और भी हम लोगों को जो भी उनको उल्टा सीधा कहना था उन्होंने कहा। मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी, उस स्पीच में एक भी काम की बात उन्होंने नहीं किया है। देश में मैं क्या करूंगा, देश में मेरे ये प्लान्स हैं, देश की ये योजनाएं हैं। हमेशा ईवीएम पर, हमेशा वकीलों पर, हमेशा भारत देश के अपोजिशन पर उनका क्या प्रधानमंत्री हो आप, आपसे प्रश्न तो करेंगे ही हम, क्योंकि आप भारत देश को चला रहे हो।
आप में कुछ भी गड़बड़ियां आती तो हम आपसे ही प्रश्न करेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जब हम सत्ता में होंगे तो आपकी जिम्मेदारी कि हमसे पूछे। लेकिन उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि इस बार जो रिजल्ट आए हैं उसमें ईवीएम ने सबकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि अगर ईवीएम हैक होता तो भाजपा 240 पर ना जाती और कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ती ना, इसलिए अब आंकड़े देखकर सबकी बोलती बंद हो गई है। अभी भी ईवीएम में गड़बड़ियां हैं, मैं आपके माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आपने देखा होगा प्रथम 2-3 चरणों के जो चुनाव के रिजल्ट थे जो 19 अप्रैल को हुआ और उसके बाद में 26 अप्रैल, दूसरा चरण शायद 26 अप्रैल को था। उन अप्रैल्स के जो डेटास थे उस डेटा में 5 से 6% की जो वोट को पहले से उन्होंने जो डेटा दिया उससे बढ़ा करके बोला, जो मेरी पिटीशन लग रही है उनके, हम जो पार्लियामेंट सेशन चलने वाला, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, उसके पहले हम उसको डिसाइड करा देंगे, आप चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री जी से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो किया हुआ है पूरे देश के साथ में, जो अन्याय किया है, जो स्पेसिफिक पार्टी को जिताने का काम किया है, वह बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने जिस तरीके से ये फेक डेटास का और ये सारा हवाला दिया और इसके साथ में इन वोटर्स को डिलीट कराया, इसके साथ में इन वोटर्स को काउंट नहीं कराया जबकि टोटल वोट में आ रहे थे, कैसे आपने किया है? जब आप कहते हुए घूम रहे हैं कि ईवीएम पर कोई नहीं बोलेगा, तो ईवीएम पर हम नहीं बोल रहे हैं तो ये आपका डेटा बोल रहा है। हम कहाँ कहने, हम इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान वाला भी डेटा आपको दिए थे, पर उस पर भी कोई बात नहीं हो पा रही थी। पर इस बार मैं आपके माध्यम से बोल, जैसे महाराष्ट्र में एक कैंडिडेट एनसीपी के थे, 48 वोट से जीतते हैं लोकसभा सीट पर, शिवसेना से, उत्तर पश्चिम मुंबई से। अब ऐसे ही मैंने मेरी जो पिटीशन है उस पिटीशन में 48 वोट्स के साथ में ये 47,000 जो वोट है इसके साथ में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप लोग खुद बताइए कि जो सीनियर सिटीजन की वोट डलवाएगी इलेक्शन कमीशन के एजेंटों के द्वारा, उसमें न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंस था, न तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई मेंबर्स था। वो वोट कहाँ डाली जाती थी, किसको इलेक्शन कमीशन के लोग ले जाके देते थे, कहाँ किसके उस बॉक्स में न तो कोई लॉक लगा हुआ होता था। मैंने उसको भी चैलेंज किया है। फॉर्म 17C में जो मेल फीमेल का पूरा डिस्क्लोजमेंट था, मैंने उसको भी पूरा चीज़ों को लेकर के किया है। इसके आधार पर गड़बड़ियाँ क्या हुई, इलेक्शन में जब कैंडिडेट के लोग गए, जो भी कंटेस्टेड कैंडिडेट्स के एजेंट्स थे, उनको मिलान करने में इतने बड़े लेवल पर दिक्कत आई जिससे पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे ही 543 लोकसभा में पूरा एक तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया और वह इंश्योर नहीं कर पाए कि कितने, कौन सी ईवीएम नंबर में, कौन से सीरियल नंबर में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, टोटल उस पोलिंग में कितने वोट थे, टोटल पोलिंग के बाद में कितने वोट कास्ट कराए गए थे, कितनी वोटें उसमें रिजेक्ट कराई गई, कितनी वोटें, वो एक जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर का फॉर्म 17C में पूरा लास्ट का डिस्क्लोजमेंट होता था, उसको मिसमैच करने में बहुत प्रॉब्लम आई। इसी का पॉइंट नंबर 3 है, इन्होंने 3-4 तरह के कलर्स के फॉर्म निकाले गए, ग्रीन कलर्स, येलो कलर्स, ऐसे समथिंग समझिए। उन कलर्स के जो फॉर्म थे उसके आधार पर जो पोलिंग एजेंट थे, इतने ट्रेंड एजेंट नहीं थे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई ऐसा आप ट्रेंड नहीं देते हैं कि इस तरह का हम ऐसे ऐसे कलर्स करके आपको देंगे। उसमें उनको दूसरी दिक्कत आई, जो कि बड़े शॉर्ट टाइम पर ये सारी चीज़ें होती हैं और उस समय पर एजेंट नहीं कर पाया है। ये हमारा तीसरा ग्राउंड है। पॉइंट नंबर 4, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में जो इलेक्शन की वोट की टोटल काउंटिंग होती है उस चुनाव के बाद में रख दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, मैक्सिमम समय पर बीजेपी बची होती है, क्योंकि वो कहीं हार रही तो वो रहती है, या जो विनिंग कैंडिडेट होता है वह बस रहता है। बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज़ होती हैं वो कोई भी पार्टी हो सकती, कंटेस्टिंग पार्टीज़, कंटेस्टिंग एजेंट्स वही रह जाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर भाग जाते हैं। 5% जो टोटल वोट्स की काउंटिंग थी उसको पहले करा लिया जाए, मेरी ये नेक्स्ट प्रेयर थी। इसी के साथ में नेक्स्ट टू नेक्स्ट और बोलना चाहता हूँ, भारत देश में यूपी में फर्रुखाबाद वगैरह का जो बेल्ट था, जिसमें माइनर बच्चे ने 8 बार एक ही पोलिंग से वोट डाला और उसने अपना वीडियो कैमरा रख करके बनाया। इलेक्शन कमीशन का प्रोसाइडिंग ऑफिसर वहाँ देख रहा था, माइनर बच्चा है क्या, उसको टिक करके किसी भी व्यक्ति को जो फॉर्म 17A होता है, जो टोटल उस पोलिंग के वोट के वो होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उनका उसमें टिक करना होता है कि फला नंबर का सीरियल का व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा मध्य प्रदेश रीवा है तो मेरा फला पोलिंग में फला नंबर सीरियल नंबर पोलिंग में उसको टिक करके आपको भेजा जाता है। वो आदमी 8 बार कैसे गया है, वो बच्चा माइनर है, वो कैसे अलाउ, आपको देख के लग रहा होगा कि माइनर बच्चा है, आपने कैसे अलाउ किया है। इसलिए उस पूरी पोलिंग फर्रुखाबाद की लोकसभा को उन्होंने कैंसिल नहीं किया है,
उन्होंने सीधा का सीधा उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर लेकिन कर। आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने रिजल्ट के एक दिन पहले यानी 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने अपने पीठ थपथपाए कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें कई रिकॉर्ड्स बने हैं। इतनी अच्छे से कभी जो है ना बूथ कैप्चरिंग हुई, ना ही कोई धांधली हुई, एकदम निष्पक्ष और बिना किसी रुकावट के चुनाव डाले गए। ये चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बताते हुए बताया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत देश का स्वर्णिम युग कहा जाता है, यह भारत देश का सबसे अंधकारमय युग, जो भारत के इतिहास में कहे अलग अलग क्षणों में बटा हुआ इतिहास है, उसमें मॉडर्न एज की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे बड़ा अंधकारमय युग था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली बार, आप देखेंगे, कोई भी अपोजिशन के व्यक्ति को, या मतलब उसको तो ढूंढ ढूंढ के इन्होंने एफआईआर किया, उनका कोई भी एलिगेशंस लगाया, कंप्लेन कहीं आया तो उन्होंने किया। मैं फर्रुखाबाद के दोबारा उदाहरण दे रहा हूँ, जब अखिलेश यादव ने, इंडिया अलायंस ने उसको रीट्वीट किया है, तब उसके बाद जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसमें थोड़ा बहुत बच्चे के ऊपर एफआईआर किया, न कि प्रोसाइडिंग ऑफिसर, न तो उसको रिजेक्ट किया। ऐसे ही पूरे इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर थे। सिमिलरली ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं करंट के, इतनी हट स्पीचेस दी कि यदि कांग्रेस जीत जाएगी, इंडिया अलायंस जीत जाएगा, मंदिर तोड़वा देगा, ये करा देगा, जहां हम मंदिर बनाते हैं यहाँ ये मस्जिद बना देंगे। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहाँ एक्शन लिया है? किस बात की ये घोषणा करना चाहते हैं? पूरा मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया गया, 400 पार 400 पार। आप तो 450 पा रहे हैं, अगली बार आप 543 पा जाएंगी। ये किसी ने भी, इलेक्शन कमीशन ने लिया इन पर कोई संज्ञान? कुछ नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। किस बात को लेकर के बोलना चाहते हैं कि सबसे अच्छा? ये भी तो खड़े होते हैं कि अगर ईवीएम की हैकिंग होती तो फिर 400 पार कर देने में क्या दिक्कत थी? इनके हाथ में ईवीएम थे, ये हैक कर लेते, 400 पार ले आते, 500 पार ले आते। लेकिन अगर 240 पर बीजेपी सिमट गई, उसे सरकार बनाने में समस्या हुई, तो जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा करेगी। इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी जी के जो स्पीचेस हैं, उसके आधार पर आप इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं यूपी भी गया था 17 तारीख से पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, मैं उसमें गया हुआ था। मैं वहाँ के लोगों की भीड़ देख रहा था। यदि इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स उस समय पर कुछ गड़बड़ियाँ करते पाए जाते तो वहाँ की जनता खुद ही सबक सिखा देती। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इतना जनता में आक्रोश था, इतना जनता में गड़बड़ियों को लेकर के आक्रोश था। आप जैसी जो सोशल मीडिया भारत देश में पूरा थी, उन लोगों ने जनता को इतना अवेयर किया कि आपके वोटिंग के राइट्स क्या हैं, आपके साथ में जो जो कमियां हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराई जाती हैं, उसको आप लोगों ने अवेयर किया। इस बार जनता काफ़ी कुछ कर सकती थी और काफ़ी कुछ करने के काबिल में खड़ी भी थी। पर यह जो टेक्निकल रिपोर्टें हैं, जैसे ईवीएम में मशीन में तो वोट पड़ के चली गई, अब ये जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, कम डेटा, ज़्यादा वोट पड़े, कम दिखाओ, क्योंकि सामने वाला जीत जाएगा, अपोजिट वाला जीत जाएगा, रूलिंग पार्टी जो है तो हार जाएगी, उसके लिए काम किया गया है। इस बार जनता ने नहीं किया है। तो इस बार की लड़ाई जो अभी चालू होने वाली है वो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के है। और आपके माध्यम से मैं पूरे भारत देश को बोलना चाहता हूँ, ईवीएम की लड़ाई तब तक नहीं बंद होगी जब तक आपकी बैलेट पर्ची जो निकलती है वो कैंडिडेट को दी जाए और वो बैलेट बॉक्स में डाली जाए और उसके साथ में वो सारी चीज़ों की काउंटिंग करवाई जाए। ये होके रहेगा। कुछ भी आप इलेक्शन कमीशन कहता रहे हो, कोई क्या कौन कहता है, हमसे उससे नहीं मतलब, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री ने इस भाषण के दौरान एक और चीज कही थी, जो बरसाती मेढक की तरह आप लोग भी अब 5 साल तक के लिए ईवीएम का सवाल लेकर चुप हो जाएंगे। कोई ईवीएम करते हुए 5 साल नहीं दिखाई देगा और सीधे 2029 में फिर ईवीएम का मुद्दा लेकर आएंगे और उस वक्त फिर ईवीएम का मुद्दा उछाला जाएगा। अब 5 साल कोई कुछ नहीं बोलेगा। प्रधानमंत्री जी ऐसी भाषा, भारत देश के प्रधानमंत्री है, जो ऐसा बोलते हैं तो शोभा नहीं देता है। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही सोचता है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, जो भारत देश में अपोजिट पार्टीज़ के लोग हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, जो मुद्दों को उठा रहे हैं, वो बरसाती मेढक की तरह हैं। आप क्या हैं? मैं आपसे आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी ज्ञान की बातें करते हैं? आप पूरे भारत देश के जितने भाषण होते हैं, आपके कोई भी भाषण में काम की बातें कर लिया जाए, आपकी मीडिया चैनल्स जो आपको रिपोर्टिंग करते हैं उनके माध्यम से बात कर लिया जाए, तो आपको सारी सच्चाइयाँ पता है और आप अपने बारे में बेहतर जानते भी हैं। बहुत सारी चीज़ों को न बोलना ही बेहतर होता है।
मैं मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ, आप एक इंसान हैं, इंसान की तरह ही बोलिए। प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है, मैं मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री, और वह इस व्यक्ति हैं, वो अवतरित व्यक्ति नहीं, चाहे महाअवतरित व्यक्ति हो। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप किसी को भी तरहेज से बात करिए। हम लोग इतने सारे पिटीशन फाइल करते हैं, इतनी सारी एब्यूज चीज़ें आती हैं, कभी किसी को हम लोग एलिगेशन गलत तरीके से नहीं करते हैं, फोर्स तरीके से नहीं बोलते हैं। पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भारत देश की जनता है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें गिनो चुने 4 पिटीशंस होती हैं, 4 वकील होते हैं, साथ में पूरा ग्रुप होता है बेचारों का, सब लड़ते हैं। जो जहाँ पर है सबको लगता है हम अपने देश को सेव करें। हम सब लोग, पूरे भारत देश के लोग काली कोट पहने हैं संविधान की रक्षा करने के लिए, आईपीसी की रक्षा करने के लिए, सीआरपीसी की रक्षा करने के लिए। हमने आपके एजेंट हैं, किसी पार्टी के एजेंट हैं। इस चीज़ को भी मैं आपके माध्यम से बोलने की ज़रूरत है। तो यदि ये आप सही कह रहे हैं कि हम लोग बरसाती मेढक हैं, तो आप खुद बताइए कि 48 हज़ार के आसपास में जो यूपी में डेटा था, जो वोट को कॉस्ट में इंश्योर नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया, टोटल वोट में आ रहा है, वो कैसे गायब है? तो बरसाती मेढक हम लोग हैं, तो आप क्या हैं? अब आप इसका जवाब दे दीजिए। आप भी बरसाती मेढक का जवाब दीजिए। इसका जवाब देना पड़ेगा ना आपको, आप नहीं देना चाहते हैं। लगभग इस वोट के आधार पर लगभग मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 10 से 15 सीटों का जो 12 न्यारा है, इतने कम मार्जिन में है कि उनका ये क्लियर हो सकता है। मैं ये चीज़ें भी होंगी, और आप इसके माध्यम से बताइए पूरे देश की जनता को, पर आप करना नहीं चाहते हो। मैं इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि विभिन्न राज्यों के भी डेटा मेरे पास आ गए हैं, मैं उसको जल्दी से ही पूरे भारत देश की जनता के सामने इसको डिस्क्लोज करूँगा। तो कुछ आने वाले समय में फिर कुछ बड़ा एक्सपोज होने वाला है, कुछ वही मैं आपसे, और क्या, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार आकर के सुप्रीम कोर्ट में बोली, हम लोगों को एफिडेविट दी है कि ये एक कैलकुलेटर मशीन है। कैलकुलेटर यदि मशीन है तो आप उसको दिखाइए ना। कैलकुलेटर में कहाँ होता है? आप सारे लोग पढ़े हैं, और जो प्रधानमंत्री मेढक सारे भारत देश की जनता को कहते हैं बरसाती मेढक, वो भी बताएं कि 8,77,23,000 टोटल वोट पड़ रही है। तो आप बताइए कि 8,76,75,000 वोट कैसे निकल के आ रही है? आप बताइए, जो डिफरेंसेस है 47,000 का, वो 47,000 समथिंग का, वो कैसे आ रहा है? आप बताइए, यूपी में बता दीजिए। ऐसे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन सारे स्टेट का आपसे लूँगा। आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ ना, यदि हम लोग बरसाती मेढक हैं, पूरे देश की जनता बरसाती मेढक है, पूरी अपोजिशन मीडिया बरसाती मेढक है, जो यूपी में पूरी जनता चुनाव के लिए लड़ रही थी वो बरसाती मेढक है, 140 करोड़ की जनता जो आपको वोट नहीं दी वो बरसाती मेढक है, आप तो फिर आप बताइए पूरे देश की जनता को कि आप इसका जवाब क्या देंगे? ऐसे ही सारे लोकसभा में मैं पूछना चाहता हूँ, सारे स्टेट में पूछना चाहता हूँ। मैं जल्दी उसको एक बड़े लेवल पर उसमें बात करूँगा। चलिए, तो बड़ा खुलासा और आने वाले समय में कुछ बड़ा हो सकता है, इसके इंतजार में रहिए। वकील साहब कुछ बड़ा लाने वाले हैं, और अभी जो आंकड़े इन्होंने बताए 8 करोड़ के क्या 78 लाख जो आंकड़े जो वोट पड़े, और 75 लाख ही गिनती हुई, 8 करोड़ 76 लाख ही गिनती होते हैं, 8 करोड़ 77 लाख वोट पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 48,000 के लगभग वोट गायब हो जाते हैं, तो ये वोट आखिर गए कहाँ? ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। चुनाव आयोग जो अपने पीठ थपथपाता है, अपनी विश्वसनीयता के बारे में तारीफें गढ़ रहा होता है, उसकी विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी संसद से कहते हैं कि ईवीएम का मुद्दा 5 सालों तक बंद हो जाएगा, तो ये पहले इसका जवाब कौन देगा कि ये 48,000 के करीब सिर्फ उत्तर प्रदेश से ये वोट कहाँ गए, किसके लिए काट लिए गए, ये किसके खाते में जोड़ दिए गए और किसके खाते से काट लिए गए? इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।